चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज अपना टॉपिक होने वाला है सदिश के प्रकार। अभी तक इस टॉपिक में हम चर्चा कर चुके हैं सदिश और अदिश राशियों के बारे में। सदिश और अदिश को निरूपित कैसे करते हैं, सदिश और अदिश को व्यक्त कैसे किया जाता है, साथ ही सदिश का मापांक क्या होता है, सदिश का एकांक सदिश क्या होता है, उसे कैसे निकाला जाता है, इन सब की चर्चा इस टॉपिक में हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। और आज अपनी क्लास को हम लेके चलते हैं सदिश के प्रकार की ओर। तो देखिए सदिश के प्रकार का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रकार इसका जो होता है वो है समान सदिश। इक्वल वेक्टर, समान सदिश। समान सदिश कब कहलाता है? तो किसी भी चीज की तुलना करना है, वो छोटा है या बड़ा है या बराबर है, तो तुलना करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। किसी एक चीज की हम अकेले किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं, हमें ये तुलना करनी होगी तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, तभी हम किसी चीज की तुलना करेंगे। तो यहाँ समान सदिश में हम बात करेंगे, एक तरीके की तुलना की बात कर रहा है। तो हम यहाँ दो वेक्टर ले लेते हैं, दो वेक्टर का उपयोग कर लेते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर ये A है और एक वेक्टर ये है B। ये समान सदिश कब कहे जाएंगे, बात इसकी है। तो ये समान सदिश तब कहे जाएंगे जब A का परिमाण B के परिमाण के बराबर होगा। सदिश A का परिमाण B के परिमाण के बराबर होगा, अर्थात मॉड वेक्टर A इक्वल टू मॉड वेक्टर B। पहली शर्त कह रही है, क्या कह रही है कि उनका परिमाण बराबर हो, सदिशों का परिमाण बराबर हो, अर्थात A की जितनी वैल्यू हो उतनी ही वैल्यू B की भी हो। दूसरी बात इसमें कहता है इक्वल वेक्टर होने के लिए कि उनकी दिशाएं समान हो, यानी दो सदिशों का डायरेक्शन भी समान हो। तो हम इन दोनों का ये डायरेक्शन निकालते हैं तो वो क्या हो जाए, कैप A इक्वल टू कैप B। इसकी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, ये मॉड और ये कैप के बारे में। तो ये सदिश समान सदिश कहे जाएंगे जब A का परिमाण B के परिमाण के बराबर हो और A की दिशा B की दिशा के बराबर हो। और इसको अच्छे से देखें तो देखिए, यदि A की वैल्यू भी 5 है और B की वैल्यू भी 5 है, पहली कंडीशन इनका परिमाण बराबर है, अर्थात A की वैल्यू यदि 5 है तो B की भी वैल्यू 5 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन उनकी दिशाएं भी सेम होनी चाहिए। मान लीजिए यदि ये पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है, तो ये भी पूर्व दिशा की ओर भी जाना चाहिए। दोनों वेक्टर की दिशा एक ही होनी चाहिए। तो ऐसे सदिशों को हम नाम देते हैं क्या चीज, समान सदिश। डेफिनेशन क्या निकलेगी कि ऐसे सदिश जिनके परिमाण और दिशा समान होते हैं उन्हें समान सदिश कहा जाता है। अब देखिए यदि कोई सदिश समान होगा, इक्वल वेक्टर होगा, तो वो परस्पर समांतर होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, ये दो वेक्टर समान है, इक्वल है, तो वो परस्पर आपस में वो समांतर होंगे, समांतर होंगे। ये बात हो गई इक्वल वेक्टर के बारे में। इसी में एक छोटा सा टॉपिक है, उसकी हम बात कर लेंगे, दूसरे की असमान सदिश। असमान सदिश की, तो असमान सदिश किसे कहा जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट रहेगा। जिनके परिमाण बराबर ना हो, जिनकी दिशाएं एक जैसी ना हो, तो उन सदिशों का नाम रखा जाएगा असमान सदिश। तो जिनका परिमाण और दिशाएं समान हो वो समान सदिश हो गए, इक्वल वेक्टर हो गए। और असमान सदिश अर्थात जिनकी दिशाएं और परिमाण अलग अलग होता है उनको बोला जाता है असमान सदिश। अब जो सेकंड टाइप इसका निकल के आता है, दूसरा प्रकार जो इसका निकल के आता है वो है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश अपोजिट अपोजिट वेक्टर। ये कब होता है, तो इसकी कहानी कहती है कि जब दो सदिशों का मापांक बराबर हो, ये दो सदिशों का मापांक बराबर है, उनका परिमाण बराबर है, परंतु उनकी दिशाएं विपरीत हों।
देखिए उनकी दिशाएं विपरीत हो, तब वो सदिश कहलाएगा विपरीत सदिश। देखिए एक उदाहरण के साथ देख लीजिए, यदि मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए, तो इसका विपरीत वेक्टर, अपोजिट वेक्टर कैसा होगा? परिमाण में तो इसके बराबर ही होगा, परिमाण में इसके बराबर होगा, परंतु उसकी दिशा ए के विपरीत होगी। ये ए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों अपोजिट वेक्टर हैं, क्योंकि इनके परिमाण बराबर है। रेखा की लंबाई परिमाण को बताती है, तो यहां देखिए रेखा की लंबाई दोनों की बराबर है, परंतु इनकी दिशाएं क्या है? एक दूसरे से विपरीत है, विपरीत अर्थात उल्टा है। तो ऐसे सदिश को बोला जाता है विपरीत सदिश। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे देखिए इस वेक्टर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। अब यहां एक बात को आप समझिएगा कि अपोजिट वेक्टर के लिए डायरेक्शन बताना है यदि आपको, तो आप उसके आगे माइनस चिन्ह का यूज करके, तो उसका मतलब हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कुछ इस तरीके से यहां देखिए ए की दिशा उस साइड थी, बी की दिशा इस साइड है, तो हम इसकी दिशा उल्टा थी, तो उसके आगे हम यूज कर दिए किसका? माइनस चिन्ह का। और यहां माइनस ये बता रहा है कि वेक्टर बी की दिशा ए के विपरीत है या अपोजिट है। और इसकी चर्चा हम आगे के टॉपिक जो मिलने वाले आगे फिजिक्स में जब पढ़ेंगे, तो इसका कई जगह ऐसे यूज किया गया है, और वहां बताया जाता है नीचे कि जहां ऋण चिन्ह यह बता रहा है कि इसकी दिशा इसके विपरीत होती है। तो अब अपोजिट वेक्टर में यही चीज आपको याद रखना है कि किसी भी वेक्टर के यदि अपोजिट वेक्टर आप बताएंगे, तो उसमें आप माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा। माइनस चिन्ह ही आपका ये बताएगा कि इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, तो ये हो गई चर्चा अपोजिट वेक्टर के बारे में। अब हम अगले वेक्टर की ओर देखते हैं, वो कौन सा वेक्टर है? तो देखिए स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर, अगला वेक्टर का नाम है आपका स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर। देखें इसके नाम से ही स्पष्ट है एक बात, स्थिति किसी की स्थिति को बताए, अर्थात उसकी लोकेशन को बताए, वो कहां पर है, किस दिशा में है, तो उस सदिश को हम बोलेंगे स्थिति सदिश। किसी वेक्टर की यदि हमें एग्जैक्ट जानकारी मिले कि वो बिंदु कहां पर, वो वेक्टर कहां पर है और उसकी दिशा किस साइड है, तो ऐसे सदिश का नाम होता है स्थिति सदिश। इसका उपयोग कहां करेंगे? तो देखिए इसका उपयोग हम करते हैं अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु किसी समतल पर नहीं रखी हुई है, वो समतल से ऊपर टंगी हुई है, तो उस वस्तु को माना जाता है कि वो अंतरिक्ष में। जैसे सपोज दैट आप मानिए ये एक समतल है, एक ये समतल होता है, अभी तो ये मार्कर समतल पे रखा हुआ है, लेकिन यदि इस मार्कर को यहां से हम उठा दें, इस समतल से ऊपर कर देंगे, तब इसकी स्थिति कहां चली गई है? इसकी स्थिति चली गई है अंतरिक्ष में। अर्थात किसी वस्तु पर वो रखी ना रहे, किसी वस्तु पर वो टिकी ना रहे, वो आसमान में रहे, आकाश में रहे। आकाश का मतलब ये नहीं होता है कि ऊंचाई पर, आकाश का मतलब होता है किसी वस्तु पर यदि वो टिकी नहीं है। जैसे कि ये मार्कर अभी तक तो ये हाथ में तो एक समतल में है, एक पृष्ठ पे रखा है, लेकिन जैसे इस मार्कर को आप ऐसे ऊपर कर दिए, तो ये आ गया कहां? अंतरिक्ष में। इसकी स्थिति चली गई अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष का मतलब आया समझ में आपके? तो अंतरिक्ष में कोई बिंदु कहां पर है या कोई वस्तु कहां पर रखी हुई है, उसकी स्थिति बताने वाला सदिश ही कहलाता है स्थिति सदिश, यानी पोजीशन वेक्टर। अब देखिए किसी भी वस्तु का निर्धारण या किसी बिंदु का निर्धारण अंतरिक्ष में करने के लिए हमें 3 एक्सिस की जरूरत पड़ती है, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से जरूरत पड़ती है हमें 3 एक्सिस की। ये एक्सिस कुछ ऐसी होती है, देखिए एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई और एक ऐसे।
क्योंकि जब बिंदु यहां रहेगा तो इस बिंदु को हमें तीन साइड से बताना पड़ेगा। यहां से कितनी दूरी पर है, इस साइड से कितनी दूरी पर है, और ये ऊंचाई भी ले रहा है तो ये ऊंचाई पर कितनी दूर पर है। तो कोई भी वस्तु यदि अंतरिक्ष में रहती है तो हमें तीन एक्सिस की जरूरत पड़ती है, और यदि कोई वस्तु किसी समतल में रखी रहती है तो केवल हमें दो एक्सिस की जरूरत पड़ती है। एक इधर से हम बता सकते हैं, एक इधर से बता सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए। यदि ये कोई बिंदु है अपना, इसकी पोजीशन, इसके पोजीशन को यदि आपको बताना होगा तो आप कैसे बताएंगे? आप इधर से देखेंगे, आप 10th क्लास के मैथ में देख भी चुके हैं इस चीज को ग्राफ में। आप यहां से देखेंगे कितनी दूरी पर है, और यहां से देख लेंगे ये, या ऊपर से देख लेंगे ये कितनी दूरी पर है। इसकी स्थिति का पता हम लगा सकते हैं। केवल दो एक्सिस की, दो अक्षों की सहायता से ही हम इसका पता लगा सकते हैं ये कहां पर है। लेकिन यदि यही बिंदु यहां बाहर आ जाए, अभी तो ये बोर्ड पे रखा हुआ था, यदि यही बिंदु यहां से बाहर हो जाए तब इसे बताने के लिए हमें एक एक्सिस ये चाहिए, एक एक्सिस ये चाहिए, और एक ये भी चाहिए कि ये अंतरिक्ष में, अर्थात इसमें यदि हम बात करें, एक ये और एक ये वाला, और एक यदि यहां पर आ गया तो एक ऊंचाई की ओर। तीन एक्सिस की हमें जरूरत पड़ेगी कुछ इस तरीके से। इनका नाम हम रख लेते हैं, मान लीजिए एक्स, वाई, जेड। अब कोई बिंदु यहां पर रखा हुआ है, ये आसमान की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तीन एक्सिस हम बना दिए हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम अंतरिक्ष से आसमान की बात करें, आकाश की बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो ये सदिश की स्थिति को हम कैसे बताएं, ये कहां पर है, इसकी दिशा किस साइड है? तो देखिए ये तीनों एक्सिस जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उस बिंदु का नाम हम रखते हैं क्या? O, और इसको हम नाम देते हैं क्या? मूल बिंदु। ये होता है मूल बिंदु। जहां पर जैसे आप समतल में देखेंगे तो समतल में ये जहां पर दोनों क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो ये होता है मूल बिंदु, ये मूल बिंदु होता है। उसी तरह 3D में, 3 डायमेंशनल में जो होता है तीनों एक्सिस का ये बिंदु, मिलान बिंदु, कटान बिंदु, उसको बोला जाता है मूल बिंदु। तो पोजीशन वेक्टर की स्थिति को, या पोजीशन वेक्टर में हम किसी भी वस्तु की स्थिति का निर्धारण इस मूल बिंदु से ही करेंगे। ये वस्तु कहां दी गई है, इसके बारे में जब भी हम माप करेंगे या उसके बारे में बताएंगे तो वो जानकारी हम स्टार्ट करेंगे कहां से? मूल बिंदु से ही। मूल बिंदु से ही उसकी स्थिति को बताया जाएगा। तो देखिए यदि मान लीजिए ये कोई बिंदु था P, अंतरिक्ष में ये कोई बिंदु है P, तो इसकी स्थिति को हम बताएंगे कहां से? मूल बिंदु से। इसकी स्थिति को बताने वाला जो सदिश होगा, ये आकाश में स्थित किसी बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति बताने वाला कि ये कहां पर है, ये बिंदु किस इसका डायरेक्शन किस ओर है, ये बताने वाले सदिश का ही नाम होता है स्थित सदिश। तो यहां पर सदिश कौन सा बन के तैयार हुआ है आपका? ये है सदिश का प्रारंभिक बिंदु, और ये होगा अंतिम बिंदु, अर्थात ये वेक्टर OP। मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P की स्थिति बताने वाला सदिश ही स्थिर सदिश होगा, जिसका नाम क्या पड़ेगा? प्रारंभिक बिंदु ये और अंतिम बिंदु ये, तो ये हो जाएगा वेक्टर OP। अब देखें स्थिर सदिश को अधिकांशतः संकेतन करने के लिए हम R का यूज करते हैं, कैपिटल R का। स्थिर सदिश का जो निर्धारण होता है या स्थिर सदिश का जो प्रतीक अधिकांश उपयोग में लाया जाता है, कोई ये फिक्स नहीं होता है, लेकिन अधिकांशतः जो यूज किया जाता है वो होता है ये स्मॉल r, इसको बोला जाता है स्थिर सदिश। तो मान लीजिए इसका परिमाण है वेक्टर ये r, तो यहां पर ये बिंदु P की स्थिति को कौन बताएगा? वेक्टर r बताएगा। ये एक स्थिर सदिश होता है। तो स्थित सदिश से, अब देखिए स्थित सदिश से, पोजीशन वेक्टर से हमें दो चीजों की जानकारी मिलेगी। फर्स्ट नंबर, मूल बिंदु से ये बिंदु P कहां पर है, यानी बिंदु की स्थिति के बारे में है किस जगह पर। दूसरा, इसकी डायरेक्शन कैसी है, दिशा। अंतरिक्ष में किसी बिंदु की स्थिति स्थित सदिश से बताएंगे, और स्थित सदिश से उस बिंदु के
स्थिति के बारे में और उस बिंदु की दिशा के बारे में बताएंगे। अब हम अगले प्रकार की ओर चलते हैं। इसमें तो अगला प्रकार है सदिश का विस्थापन सदिश। इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये सदिश किसी कण के विस्थापन को बताएगा। मान लीजिए कि कोई कण या कोई वस्तु किसी समय t पर, किसी क्षण t पर बिंदु P पर थी। कुछ समय बीतता है, कुछ समय के पश्चात अर्थात कुछ समय यानी t डैश टाइम ले ले हम, t टाइम पर वो P पर थी और कुछ समय के बाद यानी टाइम बदला होगा तो मान लीजिए उस टाइम को हम मान लेते हैं कितना t डैश, वो वस्तु पहुंच जाती है कहां, Q पर। तो यहां क्या हो रहा है, उस वस्तु का विस्थापन हो रहा है कहां से कहां तक, बिंदु P से बिंदु Q तक। किसी वस्तु का यहां विस्थापन हो रहा था P से Q तक, क्योंकि वो t टाइम पर P पर थी और t डैश टाइम पर वो पहुंच गई कहां, Q पर। तो यहां वस्तु का विस्थापन कहां हुआ, P से Q तक। तो P से Q तक एक ऐसी रेखा खींच लेते हैं और यही रेखा उस कण का P से Q तक जाने वाला सदिश बताएगी। और इस सदिश को हम नाम देते हैं क्या, विस्थापन सदिश। किसी क्षण किसी वस्तु के विस्थापन को बताने वाला सदिश ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अर्थात विस्थापन सदिश कहलाता है। तो अपना कण था कहां, P पर, P से चला गया वो Q पर, तो P से Q तक के विस्थापन को जो सदिश आपका ये बता रहा है कौन सा, वेक्टर PQ। यहां वेक्टर बना कौन सा, PQ। ये वेक्टर PQ उस वस्तु के विस्थापन सदिश को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये बात हो गई विस्थापन सदिश के बारे में। तो ये थे सदिश के कुछ प्रकार जिनके बारे में हम चर्चा कर लिए हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम टॉपिक को आगे बढ़ाते थे, एक नई चीज आपको बता देते हैं, क्या है वो। तो सदिश के प्रकार आप देख लिए। अब एक नया टॉपिक है आपका, किसी सदिश का वास्तविक संख्या से गुणा, रियल नंबर वास्तविक संख्या से गुणा। इस टॉपिक का अर्थ ये हो रहा है कि यदि हम किसी सदिश का एक रियल नंबर से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, यदि किसी सदिश का हम रियल नंबर से गुणा करेंगे तो वो सदिश उतने ही गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है आपका ये A, ये एक सदिश है आपके पास A। यदि आप इसे किसी रियल नंबर से 1 2 3 4 इन नंबरों से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सदिश उतना ही, जितने का आप गुणा कर रहे हैं उतने ही गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यदि हम इसका गुणा करें लैम्डा से, एक रियल नंबर हम मान लेते हैं लैम्डा। यदि इस लैम्डा से हम इसका गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, वेक्टर A इंटू लैम्डा। वेक्टर A का परिमाण A का और लैम्डा के गुणा के बराबर हो जाएगा। ये होता है कैसे, देखिए यदि हम इस वेक्टर का हम एक रियल नंबर 2 से गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। वास्तविक संख्या से गुणा करने पर वो वेक्टर उतने ही गुना हो जाता है। यानी यदि इसको हम कुछ यहां बनाना चाहेंगे, पहले तो इतना बड़ा था ये वेक्टर, अब इसमें हम मल्टीप्लाई कितने का किए हैं, 2 का, तो ये अब 2 गुना हो जाएगा अर्थात इतना ही और हो जाएगा। यानी ये अपना ये वेक्टर निकलेगा 2a। तो समझ गए शायद आप कि उसका परिमाण उतने ही गुना हो जाता है। अब एक बात यहां और, गुणा करने के बाद ये जो आपको प्राप्त हो रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी। किसी रियल नंबर से यदि हम गुणा कर देते हैं वेक्टर का तो उसकी डायरेक्शन कहां होगी, तो वो डायरेक्शन होगी उस जिस संख्या का आप गुणा कर रहे हैं उसकी वैल्यू पर। जैसे देखिए, यदि आप
इसी में आप समझ लीजिए, यदि आप 2 का मल्टीप्लाई करें, वेक्टर ए लिए, इसमें यदि आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यानी ये पहले वाले वेक्टर का 2 गुना हो जाएगा इस प्रकार। यदि इसी का मल्टीप्लाई आप -2 से कर दें, इसी का मल्टीप्लाई आप कर दें -2 से, तो ये बनेगा माइनस वेक्टर, माइनस वेक्टर ये बन वास्तविक संख्या से गुणा करने पर वो उसका परिमाण उतने गुना हो जाएगा। रही बात डायरेक्शन की, तो देखें इसमें डायरेक्शन और इसमें, यहीं पर आप समझ लीजिएगा, ये बात क्लियर हो जाएगी। यहां क्या लग गया, इसमें माइनस, और अभी आपको मैंने एक सदिश पढ़ाया था, कौन सा, विपरीत सदिश की। जब माइनस लग जाता है तो उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, यानी ए का डायरेक्शन ऐसा था तो 2a का डायरेक्शन उसके विपरीत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लग गया है, माइनस। आप मल्टीप्लाई किए हैं एक माइनस वाली संख्या का, तो ये जो बनेगा वेक्टर वो हो जाएगा कुछ ऐसा। तो वेक्टर ए का डायरेक्शन उस साइड था, और इस -2 वेक्टर ए का डायरेक्शन इस साइड होगा। तो कहने का मतलब हो रहा है कि यदि आप एक धनात्मक संख्या का गुणा करेंगे तो इस वेक्टर की दिशा जिसमें आप गुणा किए थे उसी के जैसी रहेगी, जिधर जिस साइड उसका डायरेक्शन है उसी साइड इसका भी रहेगा। लेकिन यदि आप एक माइनस वाली संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगा। तो ये बात थी सदिश का किसी वास्तविक संख्या से गुणा करना, और ये इन सभी चीजों की जरूरत आपको आगे चलकर मिलने वाली है। जितने फिजिक्स के हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उन सभी टॉपिक में जितनी भी बातें हम इस क्लास में करते आ रहे हैं, इन सभी का यूज होगा, इन सभी के यूज से ही हम आगे फिजिक्स को समझेंगे। तो आप इस अध्याय का विधिवत ढंग से अध्ययन कर लें, ताकि आगे चल के हमें किसी भी टॉपिक में कोई परेशानी समझ में ना आए। चलिए, अब इसका जो आगे का टॉपिक होने वाला है वो है सदिशों का योग। ये अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है, सदिशों का योग। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं अगली क्लास में। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि इस लेसन का एक एक टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो इस टॉपिक को समझने के लिए अब हम चलते हैं अगली क्लास में। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम इससे संबंधित जितनी भी जानकारी होगी उसे हम प्रदान करेंगे।